नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। यह चैनल आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें दो पार्ट आप लोगों को मिलेगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित कर रहे हैं। इसमें कुल टोटल 44 प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत हैं और यह दो पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट विघटनकारी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड समानताकारी विभाजन होता है। इसका कारण होता है। अब 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो चैप्टर है आप लोगों यदि पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इसको हल करने में, ये बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने में आप लोगों को आसानी महसूस होगी। अन्यथा अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़कर ही इसको यहाँ पर इस वीडियो को देखना पसंद कीजिए, नहीं तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसके उत्तर को इसका जो उत्तर है सी ऑप्शन जो है, ठीक है, राइट है। इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उसका ऑप्शन जो है सी को जाता है, ठीक है। तो सी जो दिया है क्रोमेटिड्स का पृथकीकरण, क्रोमेटिड्स का पृथकीकरण, ठीक। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है मेंडेलियन कारकों ए कैपिटल ए स्मॉल ए का पृथक्करण होता है। मेंडेलियन कारकों कैपिटल ए और स्मॉल ए का पृथक्करण होता है। तो देखिए डिप्लोटीन में एनाफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन या पैक्टिन में, एनाफेज सेकंड में। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में। चलिए ऑप्शन लीजिए, इसका बी इज द राइट आंसर, एनाफेज फर्स्ट में इसका उत्तर बताया गया है। ये आपका उत्तर हो गया है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा कह रहा है सूत्रीय एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होता है क्योंकि, सूत्रीय एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होता है क्योंकि। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें गुणसूत्रों व क्रोमेटिडों की समान संख्या होती है। बी ऑप्शन दिया है सूत्रों व क्रोमेटिडों की आधी संख्या होती है। तीसरा सूत्रों की आधी संख्या व क्रोमेटिडों की संख्या समान होती है। डी गुणसूत्रों की संख्या समान संख्या व क्रोमेटिडों की आधी संख्या होती है। जल्दी बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन जो है बिल्कुल डी को बताया जा रहा है कि डी सही है, ठीक है। गुणसूत्रों की समान संख्या वो क्रोमेटिडों की संख्या की आधी होती है। सूत्रीय एनाफेज और मेटाफेज से भिन्न इसी कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है अर्धसूत्री विभाजन में संतप्त कोशिकाएं पैतृक कोशिका से तथा आपस में भी भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में संतप्त कोशिकाएं पैतृक कोशिका से तथा आपस में भिन्न भिन्न होती है, इसका कारण होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए जो है आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सुपर फास्ट हम लोग काम करेंगे इसमें ताकि समय की बचत हो। 5वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5वां है मेटाफेज व क्रोमेटिड्स की संख्या होती है, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का भी उत्तर जो है आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक में 2, ठीक है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक में 2, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है अर्धसूत्री सेकेंड कार्य करता है। अर्धसूत्री सेकेंड कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन जो है लीजिए, ऑप्शन डायरेक्ट ये डी है, क्रोमेटिड्स के पृथक्करण का। अर्धसूत्री सेकेंड कार्य करता है क्रोमेटिड्स के पृथक्करण का। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गुणसूत्रों के माप, आकृति व संख्या के अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। जल्दी बताइए। गुणसूत्रों के माप, आकृति व संख्या का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। तो 7 का उत्तर लीजिए मेटाफेज, भी उत्तर इसका है मेटाफेज। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, विकास के लिए अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका परिणाम होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। विकास के लिए अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका परिणाम होता है, ठीक है। तो 8 का जो उत्तर है डी को दे रहा है पुनर्संयोजन, ठीक है। इसका उत्तर जो होगा पुनर्संयोजन। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान
युग्मित समजात गुणसूत्र व के क्रोमेटिडों के मध्य अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट के दौरान युग्मित समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिडों के मध्य अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 9 का जल्दी बताइए, 9 का उत्तर लीजिए, क्रॉसिंग ओवर इसका उत्तर होगा। 9 का सी उत्तर होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है, कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है, तो जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए उत्तर देखिए, इसका डी ऑप्शन दिया है एस अवस्था में। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है एस अवस्था में। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है, लैंप ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं। लैंप ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 का 4 ऑप्शन। चलिए ऑप्शन लीजिए। प्रश्न संख्या 11 का बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। मियोसिस की डिप्लोटिन में, मियोसिस की डिप्लोटिन में लैंप ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं मियोसिस की डिप्लोटिन में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगुणित कोशिका को द्विगुणित करने के लिए कोलचिसिन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह, एक बार फिर से सुन लीजिए, अगुणित कोशिका को द्विगुणित करने के लिए कोलचिन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह, अब जल्दी से बताइए ऑप्शन जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है 12 का, जल्दी से। चलिए 12 का देख लीजिए, उत्तर जो है बी होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समसूत्री स्पिंडल के निर्माण को रोकता है। समसूत्री स्पिंडल के निर्माण को रोकता है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, ध्यान से सुनिएगा। उच्च पादपों की माइसोटिक, उच्च पादपों की माइसोटिक प्रश्न संख्या 13, उच्च पादपों की माइसोटिक समसूत्र कोशिका में कौन सी संरचना सामान्यतः नहीं पाई जाती है, जल्दी से बताइए। उच्च पादपों की माइटोटिक यानी कि समसूत्री कोशिका में कौन सी संरचना सामान्यतः नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो होगा, यह उत्तर जो डी को बता रहा है भाई, आंसर जो है इसका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तर्कु तंतु को बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, एकल कोशा से 128 कोशाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक एकल कोशा से 128 कोशाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए भाई। 14 का उत्तर है 7 दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है 7। अगला प्रश्न संख्या 15 पर। क्वेश्चन संख्या 15 पे चलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एपिकल मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है। जल्दी से बताइए 15वां प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा। चलिए उत्तर लीजिए। 15 का टेलोफेज में एपिकल मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है टेलोफेज में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 दे रखा है, सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन है भाई, कौन कौन से ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 4 ऑप्शन में से बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो 16 ऑप्शन दिया है, 16 का ए कोशिका विभाजन में। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं कोशिका विभाजन में। सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 ठीक है। एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनटों पर विभाजित होता है। एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनटों पर विभाजित होता है। 10⁵ कोशा पर मिली वाले माध्यम से 175 मिनटों के पश्चात प्रति मिली कोशिका सांद्रण क्या होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनटों पर विभाजित होता है। 10⁵ कोशा पर मिली वाले माध्यम से 175 मिनटों के पश्चात प्रति मिली कोशिका सांद्रण क्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 का जो है सी ऑप्शन सही है। सी 32 × 10⁵ कोशिकाएं, 32 × 10⁵ कोशिकाएं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 पर। प्रश्न संख्या 18 पर जल्दी बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 18 पर आइए। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े तर्क तंतु कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स के एक क्षेत्र में जुड़े तर्क तंतु कहलाते हैं। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन इसके हैं।
4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काइनेटोकोर, इसका ऑप्शन जो है काइनेटोकोर को दे रहा है भाई, काइनेटोकोर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 दे रहा है प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन करने के हेतु, एक बार फिर से सुनिए, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से जल्दी से 19 का प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का बी उत्तर है मूलाग्र। ठीक है, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है मूलाग्र। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, यदि द्विगुणित कोशिका कोल्चिसिन से उपचारित की जाए तो यह बन जाएगी। क्वेश्चन संख्या, यदि एक द्विगुणित कोशिका कोल्चिन से उपचारित की जाए तो यह बन जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए भाई, क्या बनेगी। तो यह 20 का उत्तर जो है चतुर्गुणित, ये बनेगी चतुर्गुणित। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर 21 क्या कह रहा है भाई, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है समसूत्री कोशिका चक्र में, चलिए इसका उत्तर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का बी उत्तर इसका दे रखा है, बी उसका उत्तर दे रखा है ये। ठीक, अब एक बार फिर से पढ़िए प्रश्न को। समसूत्री कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण एस अवस्था में होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, समसूत्री कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण एस अवस्था में होता है। चलिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यदि आपको कक्षा में प्याज के मूलाग्र दिए जाए तथा गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी अवस्था आसानी से देख सकते हैं। यदि आपको कक्षा में प्याज के मूलाग्र दिए जाएं तथा गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी अवस्था आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर इसका 22 का जो है उत्तर ए दे रहा है मेटाफेज। सबसे आसान जो होगा वह मेटाफेज होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, अब पार्ट 2 में हम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।